नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। बहस में आज बात करेंगे मुहर्रम की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक की। इसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लेकिन मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर राजनीति तेज हो गई। पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर क्या कहा है, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पर क्या राजनीति की जा रही है। जिस अहम बैठक में सीएम योगी शामिल हुए उसमें यूपी के मुख्य सचिव और यूपी के डीजीपी भी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम के नाम पर किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान हथियारों की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। बस इसी बात के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह उनके मजहबी परंपरा में दखलंदाजी है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी राज में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं। ये आरोप लगाए हैं सपा और कांग्रेस ने। हालांकि हम आपको यह साफ कर दें कि सीएम योगी ने सिर्फ मुहर्रम को लेकर आदेश नहीं दिए थे, बल्कि उनका आदेश कांवड़ यात्रा को लेकर भी था। सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ के दौरान भी त्रिशूल तलवार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी, डीजे पर हुड़दंग नहीं किया जाएगा, तो अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सवाल यह कि जब आदेश कांवड़ यात्रा के लिए भी है तो सिर्फ मुहर्रम के नाम पर सियासत क्यों? सार्वजनिक स्थल पर शस्त्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिषेध किया गया है, इसको रोका गया है और जो भी इसका उल्लंघन करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। चाहे मुहर्रम हो, दीपावली हो, कावड़ यात्रा हो, कोई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन सुनिश्चित कराना। मुख्यमंत्री जी, आपका काम सरकारी मशीनरी से काम लेना, कानून का पालन सुनिश्चित कराना है, ना कि बयानबाजी। ये कहना कि मुहर्रम में उपद्रवी तत्व जो है हथियार लहराते हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा, देखा ही होगा आपने कि जो है कौन अपनी यात्राओं में जो है हथियार लहराता है, उसको तो कुछ नहीं कहा जाता। ये वर्ग विशेष को टारगेट करके मुख्यमंत्री जी कुछ जताना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसी का परिणाम है। बाकी सभी को अपना त्योहार अपने हिसाब से मनाने की आज़ादी है। तो देखिए, सवाल है कि हथियार लहराएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मौलाना एजाजुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ेंगे और इसके साथ ही साथ और भी मेहमान हमारे साथ दानिश कुरैशी जी भी इस वक्त जुड़ चुके एएमआईएम के प्रवक्ता हैं। पहला सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे, आखिरकार क्या आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है और क्यों इस पर राजनीति हो रही है, खासतौर पर मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए विशाल जी, आने वाले समय में श्रावण मास का पवित्र महीना आने वाला है, जिसमें कांवड़ यात्रा निकलती है और साथ में मुहर्रम का त्यौहार भी आ रहा है, जिसमें ताजिया के जुलूस निकलते हैं। हमने उत्तर प्रदेश का एक वो समय देखा है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रहा करती थी, तो कैसे मुहर्रम के ताजिया जुलूस में और श्रावण में जो कांवड़ यात्रा होती है, इन दोनों को लेकर के कैसे टकराव होते थे, कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती थी और कैसे कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ये सब हमने अपने उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के शासनकाल में होते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ना मुहर्रम के किसी जुलूस पर कोई प्रतिबंध होगा, ना ताजिया ले जाने पर कोई प्रतिबंध होगा, ना कांवड़ यात्रा निकालने पर कोई प्रतिबंध होगा। हाँ, ये बात तय है कि सबको नियमों का, शर्तों का, कानूनों का सबको पालन करना होगा। कांवड़ यात्रा निकल रही है तो उसमें भी डीजे कितने डेसिबल का बजेगा, इसको लेकर के एक गाइडलाइंस जारी की गई है। डीजे की ऊंचाई कितनी होगी, इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है। कोई भी व्यक्ति जब सार्वजनिक तौर पर निकलेगा तो पब्लिक कन्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तय रूट पर ही चलने का काम करेगा, कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी। इसको लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश हैं कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाए। नहीं करने दिया जाएगा, धार्मिक यात्राओं जुलूस में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा।
ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है कि वो इस प्रकार का कोई आचरण प्रस्तुत करे जिससे समाज में भय व्याप्त हो। कोई अपनी प्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए जुलूस में अगर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर रहा है तो ये पूरी तरह से इलीगल होगा। यह अभ्यास में आया है। पहले हमने देखा है कि कई जब सार्वजनिक जुलूस निकलते हैं तो सार्वजनिक जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए एक ये प्रयोग किया जाता रहा है। इसको पूरी तरह से रोकने के लिए मैं जवाब लेता हूं राकेश। दानिश कुरैशी जी, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमने देखा है कि मुहर्रम में किस तरह से अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है कई बार। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं तो पहले, दूसरी बात तो बाद में कहूंगा। पहले मैं गुजरात के अहमदाबाद में हूं और आज यहाँ जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकली हुई है। आप आ जाइए और देख लीजिए किसके हाथ में शस्त्र हैं और किस तरीके के शस्त्र हैं। अच्छा, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। खैर, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की तो मैं उत्तर प्रदेश का इसका जवाब दे दूं आपसे। इनसे ये पूछ लीजिए कि अस्त्र शस्त्र सबसे पहले तमाम लोगों के लिए आप प्रतिबंधित कर दीजिए, और जिनकी परमिशन है ही को इजाजत दी जानी चाहिए, चाहे वो आरएसएस के दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करते हो या फिर आपको ताजियादारी के लिए जो इस्तेमाल करने वाले हथियार हैं। जो ताजियादार जो लोग हैं वो तो बेचारे उसका इस्तेमाल करते हैं और आपके सामने है। अब सवाल ये है कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, इस देश में सबसे पहला कानून था, वो था आर्म्स एक्ट, और आर्म्स एक्ट से वही लोग घबराते थे। इस देश में देखिए, हमारे यहाँ नौजवानों को हमारे यहाँ नौजवानों के अंदर में एक जज्बा दानिश जी, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ एसटी हसन जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं। एसटी हसन जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आदेश सुना होगा। उनके मुताबिक धार्मिक यात्राओं जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरों की धार्मिक भावना को आहत करने वालों के साथ कड़ाई से निपटे। कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान, नई परंपरा को अनुमति नहीं। मेरा आपसे सवाल है कि अस्त्र शस्त्र पर अगर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है उसके प्रदर्शन पर, तो आपत्ति क्यों है किसी को? देखिए, अगर पाबंदी लगे तो सब पे लगे, बराबर लगे। ऐसा ना हो कि एक तरफा पाबंदी लगे और दूसरे लोग अस्त्र शस्त्र का, जैसे हमने देखा है जमीन पर, वो पूरा शो करते हैं जी। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि 100-200 साल से ये परंपराएं चली आ रही हैं कि धार्मिक जुलूसों में अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं लोग और उसका प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। क्या इन 200 सालों में कोई एक ऐसा वाकया हुआ है जिससे कि कोई आदमी मारा गया हो या इन शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया हो? मेरी नॉलेज में तो है नहीं, तो मैं तो नहीं समझता कि इसकी कोई ऐसी खास जरूरत थी। लेकिन अगर करा भी है तो सबके लिए बराबर का सलूक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो शस्त्र लिए जा रहे हैं, दूसरे वर्ग को किया गया हो। जी हसन साहब, जो आदेश मैं पढ़ रहा हूं, जो मुख्यमंत्री की मीटिंग में बोला गया है कि धार्मिक यात्राओं जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं, तो ये मुहर्रम से कैसे जुड़ रहा है? इसमें तो धार्मिक यात्रा जुलूस तो सभी धर्मों का आ जाएगा। हाँ, बस सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए सब चीजें। एम्बिगुअस जो हमारे आदेश होते हैं, जो हमारा प्रशासन करता है, हमने देखा है कि बहुत हैवी आवाज से डीजे बजते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है 60 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, और इतनी हैवी आवाज से बजते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, गाड़ी के शीशे और खिड़कियों के शीशे झनझनाने लगते हैं। उन पे आज तक प्रशासन ने क्यों नहीं निगाह डाली? तो नहीं, आदेश में यह भी कहा गया एसटी हसन जी, ओवर साइज डीजे या ताजिया को अनुमति नहीं मिलेगी। सही बात, ना मिले तो फिर परेशानी कहाँ है? परेशानी देखिए, परेशानी वहां होती जब इंसाफ नहीं होता। बराबर का सलूक सबके साथ हो, और जब बराबर का सलूक होगा, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं। ऐसा ना हो कि एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ, जैसे मैंने कांवड़ जी आपको बात बताई, डीजे इतनी तेज आवाज से बजते हैं, जबकि ऑर्डर है दूसरी जगह तो नहीं बजने देते डीजे को। तो कहीं कुछ फॉलो होता है, कहीं कुछ फॉलो होता है। ये किताबी बातें जो हम लोग अपने टीवी पे करते हैं ना, कि उन्होंने तो ये लिखा है कि किसी धार्मिक उसमें जुलूस में ये इसका प्रदर्शन ना हो। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से किसी भी धार्मिक जुलूस में
इसका प्रदर्शन नहीं एसटी होना हसन जी, चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे। मुख्यमंत्री के इस आदेश पर समाजवादी पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं अपना विचार दे सकता हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी भी यही कहेगी कि सबके साथ बराबर का सलूक हो, सारे कानून बराबर से सब पे लागू हो, किसी एक दूसरे को ये ना लगे कि हमारे पर पाबंदी है और दूसरे के पर पाबंदी नहीं। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े एसटी हसन जी। मैं इसका जवाब सबसे पहले राकेश त्रिपाठी से लेता हूं और फिर और मेहमानों को मैं डिबेट में इंट्रोड्यूस करूंगा। राकेश त्रिपाठी जी, एसटी हसन को आपने सुना, वो कह रहे पाबंदी लगे तो सब पर लगे। 100-200 साल से अस्त्र शस्त्र दिखाने की परंपरा चली आ रही है उनके मुताबिक, और ये कह रहे हैं कि इंसाफ हो तो बराबरी का हो। देखिए, सबसे पहले तो दानिश कुरैशी ने जो बात कही कि आज प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा में अस्त्र शस्त्र लहराए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठ है। प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा में कहीं इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती हैं, और ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर झूठी तोहमत लगा करके आप इसको वाजिब नहीं ठहरा सकते हैं कि भाजपा की सरकार में जगन्नाथ यात्रा में शस्त्र लहराए जा रहे हैं, इसलिए मुहर्रम में हमको शस्त्र लहराने की छूट दी जाए। आपके टीवी स्क्रीन पर बहुत साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश चल रहे हैं। स्पष्ट तौर पर धार्मिक जुलूस कहा गया है। धार्मिक जुलूस में दोनों ही यात्राएं, चाहे कांवड़ यात्रा हो चाहे मुहर्रम हो। नहीं, आप दानिश कुरैशी मत झूठ बोला करिए, आपके झूठ एक्सपोज हो जाते हैं, और ये इसके आधार पर आप इसको जस्टिफाई मत करिए। किसी को अनुमति नहीं है, किसी को अनुमति नहीं है। मैं आपने आप बिल्कुल दिखाओ, खूब लाइव दिखाओ। आप जी न्यूज का कैमरा मंगवा लो, आप जी न्यूज का कैमरा मंगवा लो। जी न्यूज सच दिखाने का काम करता है देश को, वो सच दिखाएगा, और ये भी सच दिखा देगा कि कैसे आप झूठ बकवास करके करते हैं। मुहर्रम पर नहीं, मुझे आप समझ नहीं आ रहा है। दानिश कुरैशी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का निर्देश जब सबके लिए समानता का व्यवहार कर रहा है, तो इसकी आलोचना करने की बजाय आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए थी, आज स्वागत करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश आज सबके लिए समान रूप से है। शासन व्यवस्था किसी को भी अलग प्रकार का व्यवहार नहीं कर रही है, किसी के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं कर रही है। नहीं, जवाब नहीं, आप झूठी बातें करना बंद करिए। और आप इस तरह से लगातार झूठ बोलेंगे तो पहले भी झूठ बोलने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारे कैमरे पे तो इल्जाम लग जाएगा कि आप जी न्यूज का कैमरा मंगवाइए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से शस्त्र इस्तेमाल मंगा लीजिए ना। अरे भाई, जी न्यूज से कैमरा मंगाने के लिए भी मुझसे कहने की आवश्यकता है क्या? अरे उनके पास है ऑलरेडी। हम अपनी कैमरा टीम भेज देंगे, लेकिन दानिश कुरैशी जी, देखिए सवाल ये है कि आदेश में कहीं भी हिंदू, मुसलमान, मुहर्रम और इस तरह की चीजों के लिए उसमें एक लाइन ये लिखा है, धार्मिक यात्राओं जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं। तो आप सिर्फ मुहर्रम से इसको क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है आप अपनी आवाज दबा रहे हैं म्यूट करके। आवाज आ रही है जी दानिश जी, मेरी आवाज? हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ किसी मुझे इससे आपत्ति नहीं है कि अकेले इससे प्रॉब्लम आपको ताजिया से प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि ताजियादारी करने वाला जो एक बड़ा वर्ग है वो तो इन चीजों में मानता है, और तो मुसलसल पहले जो रमजान का उसका मुहर्रम का जो पहला चांद होता है से लेके 12वां चांद तक वो तो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनता। विशाल भाई, मैं आपको बताऊं, लेकिन जिस तरीके का फरमान, ये तगलगी फरमान जो योगी जी जारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी आस्था का एक हिस्सा है। चलिए मैं आगे इस पर राकेश त्रिपाठी जी से जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका क्या मानना है, इस आदेश को साधु संत कैसे देखते? क्योंकि देखिए, ओवरसाइज डीजे को अनुमति नहीं मिलेगी जो कांवड़ यात्रा में चलती है, बहुत ज्यादा तेज में आवाज में आप डीजे नहीं बजा पाएंगे, तो इस आदेश को कैसे देखता है साधु संत? देखिए, जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार बनाती है उसका पालन किया जाना चाहिए, और हम उसको स्वीकार करते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जबरदस्ती आप प्रयास करने का प्रयास। मुझे लगता है इस डिबेट में जब से मैं बैठा हूं, चाहे वो हसन साहब हो, चाहे वो कुरैशी साहब हो, सिंगल लाइन एजेंडा लेके बैठे हैं कि इस देश में बलवा कराना है। अरे भाई, धर्म त्योहार मना रहे हो, सरकार ने आदेश दिया है, चलिए मैं आपके पास, उसको मानने में क्या दिक्कत है? मैं आपके पास लौटूंगा। शांति का धर्म इस्लाम कहते हैं आप, और वहां तलवार की जरूरत क्या है भाई साहब? एक बार मैं राकेश त्रिपाठी से पहले मैं इस पे जवाब लेता हूं, जो यहां पर दानिश कुरैशी कह रहे हैं। दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं कि ये तो परंपरा का हिस्सा है, वो बता रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, नहीं, परंपरा का हिस्सा मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं आपको। दानिश जी एक एक कर, दानिश जी एक एक कर, दानिश कुरैशी जी एक एक कर। आप स्काइप से जुड़े, आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। मैं उदाहरण से बता रहा हूं। राकेश जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी,
देखिए विशाल जी, मैं तो उदाहरण से बता रहा हूं कि कैसे वर्ष 2006 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और कैसे गोरखपुर में इसी ताजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में कैसे दंगे उसके बाद हुए थे, क्योंकि हथियार लेकर के सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें छीटाकसी की घटनाएं हुई, छेड़खानी की घटनाएं हुई और उसके बाद वहां गोरखपुर में दंगे हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुतायत मात्रा में देखी हैं और इसलिए इन बातों से सबक लेकर के स्पष्ट तौर पर निर्देश किए गए हैं कि किसी भी धार्मिक यात्रा में, मजहबी यात्रा में, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो मुहर्रम का ताजिया जुलूस हो, किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है कि वो सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करे, किसी को डराने धमकाने का प्रयास करे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। चलिए आप कह रहे हैं सबके लिए है, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के दानिश कुरैशी ये बात समझिए। 10 सेकंड पांडे जी, 10 सेकंड जी, जल्दी से दानिश कुरैशी, जल्दी से। देखिए मैं आपको बताऊं, दिक्कत इनकी ये है कि आप कभी भी आजादारी के जितने भी मानने वाले लोग हैं उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं किया। अगर तारीख में इनके पास कोई डिटेल है तो आप दे दीजिए। आप चलिए कोई बात नहीं, मैं लौटूंगा। प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बताया इसीलिए ना मैंने गोरखपुर का उदाहरण बताया आपको। नहीं तो नहीं, मैं तो गोरखपुर का उदाहरण बताया। दानिश कुरैशी इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। एक उदाहरण नहीं, उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर इस प्रकार के दंगे की घटनाएं केवल सार्वजनिक तौर पर हथियारों के प्रदर्शन के कारण हुई है। इस तरह की कोई घटना में हिस्सा नहीं ले सकता, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आजादारी में मानने वाला कोई मुसलमान, मैं मुसलमानों के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहा हूँ। अराजक तत्व कहीं भी हो सकते हैं। मैं किसी समुदाय से इसको जोड़ करके नहीं कह रहा हूँ। किसी भी अराजक तत्व को ऐसी यात्रा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दानिश कुरैशी, आपको तो आगे बढ़ करके, आप एआईएम की नुमाइंदगी करते हैं, आपको तो आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि किसी को सार्वजनिक प्रदर्शन इस तरह का न करे। नहीं, बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं आप उस समाज के ऊपर जो लोग ताजियादारी में मानते हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। चलिए प्रोफेसर भुवन जोशी जी, ताजियादारों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सार्वजनिक यात्राओं में अगर कोई अराजक तत्व घुस करके इस प्रकार के हथियारों का लहराने का काम करेगा तो खतरा तो मुहर्रम के जुलूस को भी होगा। मुहर्रम के जुलूस को भी खतरा होगा भाई। ये दंगे होंगे तो हर हिंदू मुसलमान दोनों के चले। राकेश त्रिपाठी जी, भुवन जोशी जी, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी, जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी आरोप लगा रहे हैं कि 2006 में गोरखपुर में ताजिया के दौरान दंगे भड़क गए थे अस्त्र शस्त्र होने की वजह से, इसलिए कह रहे हैं किसी भी धार्मिक जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशांत पांडे जी, आज मैं अपनी विशाल पांडे जी, मैं आज अपनी कविता के द्वारा अपना जवाब देना चाहता हूं। लिखकर लाए मुझे लग रहा है, और मुझे हाँ बिल्कुल लिख के आए, लिखना पढ़ना हमारा काम है, टीचर है। प्लीज मैं और ये पल्लवी मिश्रा की कविता है, उसमें मेरे सारे जवाब है, समाजवादी का जवाब है। नफरत की आग जलने लगी है तेरे शहर में, ये बात आज खलने लगी है तेरे शहर में। जो आसरा थे कल मेरे सब गुम कहाँ हुए, हिजरत की चाह पलने लगी है तेरे शहर में। मरने का मारने का ये दौर कहाँ आ गया, जीने की आस टलने लगी है तेरे शहर में। मेरे यहाँ से ठोर ठिकाना उजड़ गया, आंधी अजीब चलने लगी है तेरे शहर में। हर दिल में कौन भरने लगा है दुश्मनी, यहाँ सख्फत भी हाथ मलने लगी है तेरे शहर में। कुदरत खपा हुई न कहीं लाए जलजला, करवट जमी बदलने लगी है तेरे शहर में। काली घटा की कैद में वो कब तक रहे, जोशी जी, अब चांदनी मचलने लगी है तेरे शहर में। कहां जीने मरने तक पहुंच गए। बात हो रही है यहाँ पर ताजिया को लेकर, मुहर्रम को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर, आप कहां? विशाल, इनसे पूछ लीजिए। मैं जवाब लेता हूं, त्रिपाठी जी, मैं आपके सवाल का जवाब कविता लिखी है, पल्लवी मिश्रा ने कविता लिखी जिसको पढ़ रहे भुवन जोशी, ये पल्लवी मिश्रा ने मुजफ्फरनगर का दंगा देखने के बाद लिखी थी। ये बता दीजिए ना, मुजफ्फरनगर का दंगा देखने के बाद कभी नहीं कविता लिखी। राकेश जी, आपने मुजफ्फरनगर की बात कहकर मेरा दिल जीत लिया। मुझे याद आ गया मुजफ्फरनगर में कि आपका विधायक सैनी, वहां पर उसको कोर्ट के द्वारा सजा मिली, आप और हम वकील भी हैं, आप जानते हैं सजा मिली और जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने आपको हराने का काम करा। मुजफ्फरनगर का सच कहने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देश 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों ने इस संविधान के खातिर, और मैं कहना चाहता हूं माननीय योगी जी, आपने भी इसकी शपथ ली है, आपने इसकी शपथ ली है, आपको सब धर्मों को, सब जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेने का संदेश 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने सुनाया है।
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी संविधान को लेकर चले, हम सब उनके सिपाही इसको लेकर चले, और हम लोग आप लोगों को जनता की अदालत में और कोर्ट की अदालत में जब जब आप इस संविधान के खिलाफ जाओगे, हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी लोग योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए हैं उस पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस देश को हमने कहा है, इस देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा संविधान के हिसाब से चलेगा। अगर आप मजहब के आधार पर भेदभाव करने की धार्मिक यात्राओं जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी, इसमें संविधान का उल्लंघन कहां से आपको दिख रहा है? आप तो वकील भी हैं। उसी विषय से कह रहा हूं, और आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे पांडे जी, ये 30 करोड़ जनता ने नफरत को जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या वासियों ने जवाब देने का काम करा है। चलिए मैं जवाब देता हूं राकेश त्रिपाठी जी। मंदिर मस्जिद राकेश त्रिपाठी जी, संविधान कैसे खतरे में आ गया इस आदेश से? क्या इस आदेश से संविधान खतरे में आ गया है? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। आपने जब भुवन जोशी से सवाल पूछते हैं तो वो जवाब कुछ और देने लगते हैं। अरे भाई, आप चाहते हैं क्या कि हथियार लहराते हुए चलना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि हां, हथियार लहरा करके चलना चाहिए और खूब हथियार लहरा करके अपना भौकाल दिखाना चाहिए, जिसको लखनऊ में भौकाल कहते हैं? ये भौकाल दिखाना चाहिए क्या? आप इसके पक्षधर हैं क्या? वही दंगा तो आप लोगों की परिभाषा है। आप लोग नफरती एजेंडे को ले जाते हैं। समाजवादी तो इस देश में मोहब्बत ला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मोहब्बत लाने के काम में लगे। आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं। पूरे देश में आपकी राजनीति को मना कर दिया है। देश को दिखाने का काम करा है। ये नफरत की राजनीति का अंत कर दीजिए, विकास की राजनीति पर आ जाइए। हिंदू मुसलमान का चश्मा उतार कर फेंक दीजिए। आराम से, कोई भागा नहीं जा रहा, आराम से जोशी साहब एक एक करके आप लोग एक साथ बोलेंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। मैं बहुत आग्रहपूर्वक कह रहा हूं जी। त्रिपाठी जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं जोशी जी से तुरंत काउंटर लूंगा। कर रहा हूं। देखिए, मैं तो जोशी जी को बहुत आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, अगर सचिन और गौरव के साथ न्याय हुआ होता, अगर उनकी बहन की छेड़खानी की शिकायत सुनी गई होती और सचिन और गौरव के हत्यारों पर कार्रवाई अगर की गई होती, तो शायद मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हुआ होता। और मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपियों को कैसे अपने सरकारी वायुयान में बुला करके अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री आवास में उनको चाय नाश्ता करा रहे थे, ये बातें किसी से छुपी हुई है क्या? उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिले आपके कार्यकाल में दंगे की भेंट चढ़े रहे हैं, क्या ये सच स्वीकार नहीं कर सकते हैं? गोरखपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम गिनाऊं कि जोशी जी जवाब दीजिए कि सार्वजनिक पर मैं जवाब लेता हूं। किसी को नहीं होनी चाहिए। त्रिपाठी जी मैं जवाब लेता हूं। मैं जवाब लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, मुजफ्फरनगर की बात चल रहे हैं और ये वकील भी हैं, पूरा देश जानता है, और वकील है तो जानते होंगे कोर्ट के फैसले का सम्मान करना भी जानिए। क्या हुआ? आपके विधायक सैनी की सदस्यता चली गई क्योंकि वो दंगे करवा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के जो दाग हैं वो निकले वहां पर कोर्ट के द्वारा, और उसको जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप लोगों को वहां जनता की अदालत में हमने हराने का काम करा। और आज भी जब जरूरत पड़ेगी संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अगर कोई भी भावना ऐसी आई किसी धर्म जाति वर्ग को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हथियार लेकर करेंगे। समाजवादी पार्टी समाजवादी मुकाबला सड़क से लेकर सदन तक करेगी। हम लोग इस प्रदेश के सौहार्द के लिए नेताजी ने मेहरबानी करने का काम करा था। और जानते हैं इस प्रदेश के सौहार्द को खत्म करने के लिए कौन जेल गया था? हथियारों की जरूरत चाहिए क्या? हथियारों की जरूरत हम क्या कह रहे हैं के लिए, शांति के लिए मुझे बताइए, हथियार त्यागने चाहिए क्या रहना चाहिए? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की बहस में आप लोग बात कर रहे हैं। इस देश में हथियारों को मुझे बताइए, अरे क्षेत्र के अंदर हथियार लेके चलने की जरूरत क्या है भाई? आप मुझे बताइए ना, आप मुहर्रम मना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे पार्टियां लगातार एक ही बात की जा रहे हैं कि संविधान खतरे में आ गया। अरे भैया, आप हथियार लेके जाओगे तो संविधान खतरे में तब लड़ोगे ना। अभी शांति से अपने धर्म को प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आप मुहर्रम मना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहा गया दानिश कुरैशी साहब के द्वारा कि यहां पर कोई वायलेंस ही नहीं हुआ। मैं अभी देख रहा था 2017, 18, 22 वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, सब जगह वहां पर अगर इनको पढ़ना नहीं आता है ना, मुझे समझ नहीं आता, पढ़ते नहीं है, जाके पढ़ लो, इंटरनेट पे मिल जाएगा कितने कितने वायलेंस हुए, कहां हुए। दिल्ली से लेकर श्रीनगर से लेकर बीच में एक दिन खोल दिया गया था, वहां तक मुहर्रम के समय वायलेंस हो गया। सरकार ने इतनी सुंदर व्यवस्था, सबके लिए बराबर समान व्यवस्था, आपको क्यों स्पेशल? चलिए मैं इसका जवाब मौलाना अजीजुर रहमान से लेता हूं। मौलाना साहब, क्या परेशानी है? बिना हथियार के, बिना अस्त्र शस्त्र के अगर कोई जुलूस निकले तो उससे क्या सौहार्द बिगड़ जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि योगी जी ने जो ये आदेश जारी किया है उसका
सच्ची बात यह है कि स्वागत करना चाहिए, वो स्वागतीय है। किसी भी धर्म के लोग, चाहे वो जिस परंपरा को भी मानता हो, ऐसे हथियारों का प्रदर्शन करना जिससे दूसरे के दिल में भय और खौफ पैदा हो और एक ऐसा वातावरण बने जिससे दूसरा अपने को कमतर समझने लगे, कतई तौर पे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है और किसी भी देश में या धर्म में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये एक बात है जो उसूली बात है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के अनुसार सिर्फ हमारे दो पर्व हैं, एक ईद उल फित्र जिसको कहते हैं और दूसरा ईद उल अजहा। मुहर्रम जो है ये भारतीय परंपरा में मुसलमान इसको मनाते हैं, मुहर्रम इस्लाम का कोई पर्व नहीं है। जो लोग भी या हमारे देश के जो मुसलमान भी इसमें इस मौके पर जो जुलूस निकालते हैं और उसमें चूँकि हजरत हसन अलैहिस्सलाम की रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इस दिन शहादत हुई थी, उस गम को मनाने के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं। उस गम की याद में ऐसी कोई मिसाल हमारे सामने अब तक नहीं आई है कि हथियार इस तरीके से निकाला गया हो जिससे दूसरे के अंदर खौफ का माहौल पैदा हुआ हो। इस्लाम की या मुसलमानों की भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि हथियार दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है, तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन AMIM के लोग या फिर भुवन जोशी जी इसका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। जो मौलाना जी ने बोला है, इन दोनों के ऊपर वास्तविक तौर पर तमाचा है, ये सही तमाचा है। मुझे बहुत स्वागत योग्य है मौलाना साहब का यहाँ जो वक्तव्य दिया है। जबरदस्ती हिंसा की बात कर रहे हैं इस देश में। मुझे बताइए, दानिश कुरैशी ने तो इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, मुझे आश्चर्य हुआ। जगन्नाथ जी की यात्रा में हथियार, हद है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या मेंटेलिटी लेकर, किस विचार को लेकर टीवी पर बैठे हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा में जहां आगे दर्द चलता है वहां झाड़ू लगाई जाती, झाड़ू करके साफ किया जाता है। लोग आनंद से परमात्मा का नाम लेते हैं, हरे नाम हरे कृष्ण का स्मरण करते हैं, वहां ये कह रहे हैं हथियार। अरे मुझे समझ में नहीं आती दानिश कुरैशी साहब क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? कम से कम टीवी पे तो आके लोगों के सामने मत करो। दानिश कुरैशी जी एजेंडा बता दीजिए। एजेंडा क्या है? एजेंडा लेके बैठ रहे हो दानिश कुरैशी जी, आचार्य विक्रमादित्य आपका एजेंडा पूछ रहे हैं। इस आदमी को टीवी पर एक वो स्काइप से जुड़े, उनकी आवाज नहीं आ पाई। देता कौन है? झूठा आदमी जो शिवलिंग पर गाली देता है, नहीं अंदर की सैर करके आया है, उसके बाद यहाँ बैठ के बदतमीजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है बैठ के। दानिश कुरैशी, अरे कसाई, नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आचार्य विक्रमादित्य जी न्यूज़ आपके इस बात का समर्थन नहीं करता है। मैं चाहूंगा डिबेट की गरिमा को बनाकर रखा जाए, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए, मर्यादित शब्दों में डिबेट का हिस्सा बने। आचार्य विक्रमादित्य जी, नहीं आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे पाऊंगा। नहीं आपको मैं ऐसे शब्दों के प्रयोग की अनुमति आपको नहीं दे पाऊंगा। दानिश कुरैशी जी, अब आप जवाब दीजिए जो इन्होंने सवाल पूछा। दानिश जी आपसे सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। देखिए, ऐसे आपसे सवाल है कि आपका एजेंडा क्या है? तहजीब की अलामत जिनके पास नहीं है उनसे फिर बात कैसे की जाएगी बताइए पांडे जी। जिनके पास तहजीब की अलामत ही नहीं है उससे क्या बात? अरे झूठा एलिगेशन आप लगा रहे हो जनाब। नहीं मुद्दे पर रहिए दानिश जी, आचार्य विक्रमादित्य जी मुद्दे पर रहिए। दानिश कुरैशी जी आप जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए मौलाना एजाजुर रहमान के सवालों पर। इनके पास जानकारी का अभाव है। मैं आपको कह दूं, यहाँ पर जो भी अखाड़े निकलते हैं नहीं देखिए, हम डिबेट में दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं चाहूंगा दानिश जी, नहीं आचार्य जी और दानिश जी आपको एक सेकंड रुकना होगा। दानिश कुरैशी जी आपको एक सेकंड रुकना होगा। हम डिबेट को दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहते। मेरा आपसे सीधा सवाल है, अभी मौलाना एजाजुर रहमान ने कहा योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत करना चाहिए। इस्लाम में कोई इस तरह का स्थान नहीं है कि अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन हो, ये मौलाना एजाजुर रहमान कह रहे हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप सहमत है या नहीं? मौलाना सुनिए, मौलाना अजीजुर रहमान साहब का अपनी कुछ भी ज़हनियत हो सकती है, मैं खुद भी उसमें मानूं न मानूं ये और बात हो सकती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ताजियादारी करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। आप लखनऊ में जाएंगे तो आपको ताजिया दिखाई देंगे, वहां पे बाकायदा दिखाई देंगे, और उनकी ताजियादारी में उनको हथियारों की मतलब जो परमिसेबल होना चाहिए, अगर उसको लगता है योगी सरकार को उसके लिए बाकायदा परमिट इश्यू करना चाहिए जो उनका हक है। आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते ना, मैं ये कह रहा हूँ। आप नहीं मानते ये और बात है, कोई और नहीं मानता ये और बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि आप लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ के हर चप्पे चप्पे में आपको दिखाई पड़ेगा, तो क्या उनको इजाजत नहीं दी जाएगी?
कानून ने जो गलत परंपरा कहीं शुरू हुई उसको हटाने के लिए अभी मौलाना साहब ने बोला, कुरैशी साहब को समझ में आना चाहिए कि मौलाना साहब ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर, अरे उनसे ज्यादा आलिम आपको नहीं है ना, उनसे ज्यादा आलिम तो नहीं है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई विधान इस्लाम के अंदर नहीं आता है, हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किया, तो उसको बदला जाना चाहिए। एक कर बताइए उसको बदला जाना चाहिए। चलिए आचार्य जी और दानिश कुरैशी जी, आचार्य विक्रमादित्य भैया जगन्नाथ यात्रा में लोग हथियार लेके चल रहे थे, हद है भाई साहब, मतलब इतनी दुष्टाई की हद है, मतलब दुष्टाई भी कितनी कर सकते हैं। ये ऐसा व्यक्ति जो शिवलिंग पर गाली दे सकता है, शिवलिंग पर अंदर जाने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का तो पूरे समाज के सामने मैं कह रहा हूँ संपूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। ये आदमी, ये जो पार्टी के लोग हैं, इनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस देश में अशांति हो, इस देश में। देखिए मर्यादित शब्दों में ये आप सभी के निजी विचार हैं, जी न्यूज़ बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, ये आप दोनों के निजी विचार हैं। हमारे साथ राकेश, मैं मुद्दों पे रहना चाहता हूं। पांडे जी सुनिए, नहीं पांडे जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि मैंने बिल्कुल शालीनता के साथ बात रखी और नहीं, हम तुरंत रोक रहे हैं दानिश जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी को भी रोक रहा हूँ और आपको भी रोक रहा हूँ। उनका भाषा मैं बार देखिए मैं आप लड़ाई करने की बात, मैं आप दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, सभी मेहमानों से ये गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं ऐसी भाषा नहीं आचार्य जी, कानून बनाए, हथियार लेके मत चलो भैया, क्या दिक्कत है? अगर रोड हथियार लेना है तो आप घर में लेके रखो, आप परमिशन लेके आओ। क्या आप सामूहिक कार्यक्रम में हथियार लेके क्यों चलना चाहते हो? क्यों हथियार लेना चाहते हो? दिखाना चाहते हो कि खौफ दिखाना चाहते हो कि मेरे पास AK-47 है, बम है, ये है, वो है? मुझे बताइए, इस देश के अंदर आतंकवादी लेके चलते हैं AK-47? आतंकवादी नहीं भाई, आतंकवादी है। नहीं आचार्य विक्रमादित्य जी, दानिश कुरैशी जी, आचार्य विक्रमादित्य जी मुद्दे पर रहिए। नहीं आचार्य विक्रमादित्य जी आप मुद्दे पर रहिए। आप बहस को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सवाल है, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि परमिट जारी करके आप अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने दीजिए, उनका हक है। क्या आप उनका हक मार रहे हैं? कानूनन मिलना चाहिए ना, मैं तो कह रहा हूं। नहीं आपने जो बोला मैंने वही पूछा है दानिश जी, आपने कहा परमिट के साथ मिलना चाहिए और हक है, तो मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों का हक योगी सरकार मार रही है? देखिए, मेरा अनुरोध है दानिश कुरैशी से जब सवाल पूछा करें तो थोड़ा धैर्यपूर्वक अब जवाब सुना करें, बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए, सच बात यह है कि झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि ताजियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ताजियों की ऊंचाई कितनी होगी इसको लेकर के गाइडलाइंस दी गई है कि एक संयमित मात्रा तक ऊंचाई उसकी रहे, क्योंकि उससे ज्यादा ऊंचाई होती है तो कई बार जो बिजली के तार हैं, बिजली के खंभे हैं, उनके साथ लड़ जाते हैं और बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। हमने ये भी देखा है, इसमें बड़ी संख्या में ताजियादारों की कई बार जान जोखिम में हो जाती है, जान चली जाती है। इसलिए उसकी ऊंचाई को लेकर के एक जरूर निर्देश जारी किए गए, लेकिन ताजियों के जुलूस पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप हथियार को लेकर के जो बात कर रहे हैं, हथियारों को लेकर के जो बात कर रहे हैं कि परमिट कर दीजिए, लाइसेंस कर दीजिए। आप सुन लीजिए, अरे सुनिए, परमिट और लाइसेंस की जो बात कर रहे हैं ना, जिनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाते हैं ना, उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप अपना शस्त्र जो है, रिवॉल्वर और अपनी पिस्टल जो है, उसको होलस्टॉल में रखेंगे, उसको कहीं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, और अगर प्रदर्शन करते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। हमने देखा है कि कैसे हर्ष फायरिंग हुआ करती थी शादी ब्याह के समय में, लोग कैसे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, दहशत में लाने के लिए कैसे हर्ष फायरिंग करते थे, और हर्ष फायरिंग को लेकर के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों के बाद स्पष्ट तौर पर रोक लगाई गई है। लाइसेंस इस बात का नहीं दिया जा सकता है कि आप किसी को दहशत में डालें, आप किसी को भय में डालें, आप भयाक्रांत करने का काम करें, इसका लाइसेंस मिल सकता है क्या? ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? किसी को हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन करने का लाइसेंस मिल सकता है क्या? सुनिए, ताजियादारों के लिए आप जहन में गलत सोच रख रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपको फिर से दोहराता हूं कि ताजियादार, नहीं, मेरी कोई सोच गलत नहीं है, मेरी सोच बिल्कुल ठीक है। ताजियादारों के संदर्भ में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हथियार लहराने को लेकर के स्पष्ट सोच है, किसी को सार्वजनिक तौर पर हथियार लहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुनिए, मुझे लगता है कि उसको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कहीं किसी के जहन में कोई ग्रंथि बंधी हुई तो मैं फिर से, अरे अपनी जहनियत को पहले जाहिलियत से बाहर निकालिए। आप अपनी जहनियत में जाहिलियत भरी हुई है, आप इस बात के लिए मुखालफत कर रहे हैं। अरे भाई, अगर पीस मेंटेन करने की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक तौर पर हथियार ना लहराए जाए, तो इसका अभिनंदन करने की बजाय, इसका स्वागत करने की बजाय आलोचना कर रहे हैं आप।
नहीं तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हम कानूनन जायज जो बात कह रहे हैं उसमें भी आपको आपत्ति है, तो फिर इसका तो कोई रास्ता कैसे निकलेगा बताइए। अरे ये कानूनन जायज नहीं है, ये नाजायज बात है। सार्वजनिक तौर पर असलहा लहराना, हथियार लहराना, ये जायज कैसे हो सकता है भाई? अरे मैं अगर गैर कानूनी हथियार रखूंगा तो पाबंदी, अगर परमिट लेके हथियार रखूंगा तो कहां से गैर कानूनी हुआ भाई? अरे कानूनी हथियार भी नहीं लहराएंगे भाई। कानूनी हथियार परमिट के साथ, लाइसेंस के साथ भी हथियार है तो उसको लहरा नहीं सकते हैं आप, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये आप हवाबाजी कर रहे हैं क्योंकि अरे मैं तो उदाहरण से बता रहा हूं कि लाइसेंस हथियार भी आपको होलस्टॉल में रखना होगा, छुपा कर रखना होगा, उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। योगी सरकार में दिक्कत क्या है आपकी? योगी सरकार में आपकी दिक्कत ये है कि आप जानकारी नहीं दानिश कुरैशी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भाई आपकी ये जो शिक्षा दीक्षा है, क्या आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नहीं पढ़ते क्या? अपडेट नहीं होते क्या आप जी न्यूज़ की खबरें भी नहीं देखते? चलिए भुवन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जोशी जी, चलिए दानिश कुरैशी जी, राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। भुवन जोशी जी, मेरा आपसे सवाल इस फैसले को लेकर है, इस आदेश को लेकर है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को किस तरह से देखती है जो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर दिया है? देखिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, देश के प्रतिष्ठित आप एक पत्रकार है पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं जो विचारधारा होती है वो कहीं ना कहीं वो आपके इम्प्लीमेंट में जब होते हैं, आप कानून का उसमें आती है। और मैं एक बशीर बद्र का एक शेर बनाना चाहता हूं, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने आगम से काम है। हम समाजवादी लोग तो जो सेकुलर फॉर्म है इस देश के, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने कुर्बानी दी है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। और निश्चित तौर पे जहां पर किसी धर्म जाति विशेष के जो कुर्बानी दी है उल्लंघन होगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे। मुलायम सिंह जी की कुर्बानी कहां हुई भाई? मैं आ रहा हूं, मेरे को विषय आज आपको मैंने कतई इंटरेस्ट नहीं किया। कम से कम समाजवादी, आप दूसरे को पेशेंस का पाठ पढ़ाए थे राकेश त्रिपाठी, कम से कम आप वकील है, कम से कम अपने सम्मान को बनाए रखें विपक्षियों की नजर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम विपक्ष के प्रमुख विपक्षी दल है, हम लोगों से सलाह मशवरा तो आप लोग करते नहीं है, ना सेंटर में करते हैं, ना दिल्ली में करते हैं, ना आप लखनऊ में करते हैं। और दिल्ली लखनऊ की लड़ाई, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई किसी से छुपी है क्या? दिल्ली लखनऊ की लड़ाई किसी से छुपी हुई है क्या? प्रदेश उसकी कीमत को चुका रहा है, वो सबको पता है। उस विषय पे मत जाइए, वो विषय नहीं है चर्चा का। हम लोग इस देश के संविधान के साथ है, संविधान सम्मत जो कार्रवाई होगी हम सब लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। बस हथियार लहराना क्या जुलूस यात्रा में ठीक है या नहीं? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के नहीं होते। अगर वो भेदभावपूर्ण कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे उन पर उंगली उठने का काम करता है। उनका काम है कि जब वो लेकिन मौलाना एजाजुर रहमान कह रहे हैं कि स्वागत योग्य कदम है। भेदभाव कैसे होता है ये याद दिलाऊं क्या आपको? भुवन जोशी जी, भेदभाव कैसे होता है याद दिलाऊं क्या आपको? आपने तो जिंदों थोड़ी है, आपने मुर्दों के साथ भेदभाव करने का हम जानते हैं ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आतंकवादियों को कंधार छोड़ के आती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए, अरे भ्रष्टाचारी आप, आतंकवादियों के गुनहगार आप। अरे देश जानता है आप लोगों को, आप लोगों के चेहरे को देश जानता है, कंधार तक छोड़ के आप ये देश जानता है। और ये देश जानता है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार की पाठ देश को पढ़ा देता है। ये आप मेरे से बहस मत करिएगा इस विषय में। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को, हम लोग समझते हैं आपके चाल चरित्र। राकेश जी और भुवन जी, मैं वापस आऊंगा। फिलहाल एजाजुर रहमान जी, आप बताइए, ये तो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, सच्ची बात यह है, और मैं किसी दल और किसी उससे नहीं जुड़ा हुआ हूं, जो हक है, जो सत्य है, बोलना चाहिए। और भारत की धरती पर नहीं बोली जाएगी तो फिर कहां बोली जाएगी? सच को सच के रूप में ही लेना चाहिए और समझना चाहिए। माननीय योगी जी ने जो बात कही है कि किसी भी धार्मिक त्यौहार पर शस्त्र और बल का और इस तरीके से हथियारों का लहराने का काम नहीं होना चाहिए। जितनी बात ये किसी ताजिया मनाने वाले पर लागू होती है, उतनी ही बात
किसी दूसरे धर्म के लोगों पर जो डीजे बनाते हैं या किसी और मौके पर जो हथियारों का लहराने का काम करते हैं उतनी ही लागू होती है। मैं जवाब लेता हूं, जब भेदभाव होता है तो उससे अशांति पैदा होती है और वही अशांति का काम जो है देश में अलगाव का और अशांति का माहौल बनता है। जरूरत इस बात की है कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने त्योहारों के मौके पर ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे की शांति को भंग करें। दानिश कुरैशी जी, किसी भी धर्म को इजाजत नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पे मौलाना साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे देश में हमारे सिख भाई जो है वो कृपाण का इस्तेमाल करते हैं। कानूनन उनको संवैधानिक हक है। दूसरे और धर्म के लोग भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसएस सशस्त्र पूजन करती है, चलिए बताइए। तो दिक्कत यही तो बात है कि भाई जिन लोगों के पास कानूनन जायज, अगर यहाँ कोई आपने नया पैरामीटर्स खड़ा किया है उत्तर प्रदेश में, तो अगर आपको लगता है कि भाई इनके परमिट कंफर्म करने की जरूरत है तो उसका एक तरीका बनाइए, उसकी आप एक गाइडलाइन बनाइए। गाइडलाइन का तरीका होगा कि इस्तेमाल करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर उसका वायलेशन होता है तो फिर वो हथियार जब्त होने चाहिए और दोबारा उनको परमिट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का मजहबी त्योहार है तो पांडे जी उसको रोकना तो कितना ठीक है, ये बताइए। चलिए, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी से पूछता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, जवाब दीजिए। शस्त्र पूजा विशाल जी, किसी भी मजहबी त्योहार में भाला लेकर के, बर्छी लेकर के, तलवार लेकर के चलने की अनुमति नहीं हो सकती। और जहां तक शस्त्र पूजन की बार बार आप तुलना कर रहे हैं ना, शस्त्र पूजन कहीं भी लहराने के लिए नहीं होता है। शस्त्र पूजन शस्त्र रख करके पूजन होता रहा है, वर्षों से इसकी परंपरा रही है। आप भी अपनी तलवार, भाला, बर्छी रखकर पूजन कर लीजिए। आपका वो जो जिसके ऊपर आरोप है, राजस्थान के नौजवान को मारने वाले को, उसके पास से तो गन निकल रही है और वो तो पूरे हरियाणा में लेके घुसता है। आप देखते हैं कितना हंगामा मचता है, कितने दंगे होते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया जाता। ये जी न्यूज के मंच को क्या झूठ फैलाने के लिए आप उपयोग करेंगे क्या? कितना झूठ फैलाएंगे दानिश कुरैशी? अरे कुछ तो लिहाज करिए। ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना पड़ेगा आपको। कितना झूठ बोलेंगे? अरे कुछ तो ऊपर वाले के खौफ से डरिए भाई। इस्लाम में ऐसे झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। हरियाणा के अंदर में बाकायदा पंचायत बिठाई जाती है कि राजस्थान की पुलिस आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं, तब आपको नहीं दिखाई पड़ता। हरियाणा की सरकार में भूल गए ना? नहीं तो याद दिलाऊं मैं। दानिश कुरैशी हरियाणा के इस बातचीत से ये जायज ठहरा रहे हैं कि हाँ, इनको हथियार लहराने की छूट दी जाए। ये भाला, बर्छी, तलवार लेकर के ये बिल्कुल लहराए, ये दहशत में लाए, लोगों को डराए, धमकाए, ये भयाक्रांत करें, ये इसकी छूट चाहते हैं। ये इनके जहरीले विचार सुन लीजिए जरा। राजस्थान पुलिस अपने पैरों पे जाएगी नहीं, वो जायज है। चलिए दानिश कुरैशी जी, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़े हुए हैं। जायज नहीं ठहरा सकता है इस तरह के बयान को, कोई जायज नहीं ठहरा सकता। आचार्य विक्रमादित्य देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आचार्य विक्रमादित्य आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर ऐसा बयान देंगे तो। अरे बीजेपी के लोग मौजूद। दानिश जी लगातार बोलने से काम नहीं चल पाएगा। आचार्य विक्रमादित्य जी को भी थोड़ी देर सुनिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊं। देखिए, आप पांडे जी, आप उनसे तो पूछिए कि वो राजस्थान पुलिस को जो चैलेंज कर रहे थे हरियाणा में। दानिश जी, मैं सभी से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं दानिश जी देखिए, मुझे लगता है स्काइप से जुड़ते हैं और दूसरा आप कार में बैठकर जुड़ते हैं तो ध्यान बहुत अच्छे से शायद केंद्रित नहीं कर पाते होंगे। मैं सभी से सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल केंद्रित है और भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी हरकत पे हमारा। चलिए आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ। आचार्य विक्रमादित्य जी, जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि नियम सभी के लिए एक जैसे हो। देखिए, नियम सबके लिए ही हैं, सब मान रहे हैं। अब पहले आपका मुहर्रम आ गया है तो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद कांवड़ यात्रा पड़ेगी, वहां आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले आप नियम पालन करने का एक जो मोदी योगी जी ने बनाया है उसको पालन करने की सोचें तो सही। आप तो पहले ही बलवा करने बैठ गए, आप तो पहले ही छाती पीटने बैठ गए, यहाँ पे नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अरे सामने वाले का टाइम तो आने दो, पहले आपका टाइम आ गया है। अब इसमें तो कैलेंडर में तो कोई कर नहीं सकते हम। अब पहले नियम आया है, 2 त्योहार है और लगातार वायलेंस हो रहा है भाई। और मुझे नहीं समझ में आता, इस डिबेट के अंदर लगातार झूठे एलिगेशन लगाए गए। मुझे बहुत दुख हुआ कि आज जगन्नाथ यात्रा पे जिस प्रकार से प्रश्न उठाए गए हैं, कहा गया हथियार लेके चलते हैं। आप भी पूरे देश में, पूरे विश्व में आप लोग देखते होंगे जगन्नाथ यात्राएं शांति के साथ भगवान कृष्ण का प्रेम का संदेश सब जगह फैलाने के लिए दी जाती है। वहां एक हथियार तक नहीं होता,
एक हथियार तक, डंडा तक नहीं लेते भाई, डंडा तक नहीं लेते। मुझे समझ में नहीं आती क्या स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एलिगेशन लगाओ, इतने पत्थर मत मारो कि सामने वाला इतना परेशान हो जाए। आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस प्रकार की बात कर रहे हैं। आज मैं मौलाना जी का बहुत स्वागत करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने वास्तविक तौर पे यहां रखी बातें, लेकिन उसको सुनने के बाद भी दानिश कुरैशी ने उनको नहीं मारा, उन्होंने उन पर ही प्रश्न चिन्ह कर दिया। मुझे बताइए कि आज जो आलिम, जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपको सिखाते हैं, मदरसों में जो ज्ञान देते हैं, क्या उन ज्ञान को भी नहीं सुनेंगे आप कोशिश करें, उनको सुनने का प्रयास करें और अपनी राजनीति को कम से कम धर्म से तो अलग करने का प्रयास। चलिए राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, देखिए आप पूरी बातचीत को सुन रहे हैं, कहीं भी योगी आदित्यनाथ के आदेश में सिर्फ मुहर्रम को लेकर बात नहीं है, वो कांवड़ यात्रा का भी जिक्र कर रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आवाज कम रहे या फिर तेज, ज्यादा ओवरसाइज डीजे ना हो। आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ मुहर्रम पर ही क्यों बहस हो रही है? देखिए, मैं तो धर्मगुरु जी की लास्ट बात है और जो आपने भी उठाने का काम करा, राजनीति पे धर्म की बात आपने कही। क्या इस देश ने देखा नहीं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कहा कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे? क्या उन्होंने कहा मटन, मुर्गा, मछली क्या नहीं कहने का काम करा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी 80-20 करके 22 के चुनाव में नहीं गए? ये धर्म की राजनीति कौन करता है? देश समझता है। ये नहीं चलेगा भाई, आप जो मन में आएगा, जो मुंह में आएगा वो बोल देंगे। कैसी बात कह रहे हैं? पूरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कहा बिल्कुल कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री। अरे आपका मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, पूरे चुनाव की कैंपेन का लीड ये था। ये नहीं कहा है भाई, पूरे देश में कहने का काम करा। भुवन जोशी जी, क्या आप लोग, आप ये धार्मिक राजनीति जो करते हैं, यही तो देश के भुवन जोशी जी, देखिए आपने आरोप लगाया, डेवलपमेंट की मुझे बात राकेश त्रिपाठी का जवाब लेना। राकेश त्रिपाठी जी, यही तो विषय है। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी कुछ करें। राकेश जी, नहीं, मैं भुवन जोशी जी बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूं, देखिए जो जैसा कहा गया ना वैसा ही पेश करिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है कि आपकी संपत्तियों का हम आकलन करेंगे, उसका विभाजन गलत विषय नहीं सुना जाएगा। जब आप दूसरे का गलत विषय नहीं सुनते, हम भी आपका गलत विषय नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहने का काम करा कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। ये देश में, पूरे देश में काम हुआ है। ये पूरे चुनाव, भुवन जोशी जी, काम करा। उन्होंने कांग्रेस को घेरने का काम करा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मटन की बात करी है, ऐसे नहीं चलेगा सर। एंकर सर बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जब त्रिपाठी जी को दूसरे की गलत बात पे ऑब्जेक्शन हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। अब आप उनका जवाब है। राकेश त्रिपाठी जी, बात पूरी करिए। देखिए, मेरा आग्रह इतना है कि जिसने जो बात कही हो उसको उसी स्वरूप पे प्रस्तुत करिए। भुवन जोशी जी ने जो कहा वो आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी ये बात नहीं कही है कि मुसलमान किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। ये बात कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कह रही है और इसका आधार पर हमने ये बात कही थी। लेकिन ये जिस तरह से देश की जनता ने जवाब दे दिया इसका, देश की जनता ने संविधान को जिता दिया है, देश की जनता ने संविधान को दे दिया और आपकी नफरत की राजनीति का अंत कर दिया है। ये देश की जनता संविधान को चाहती है। देश की जनता ने बता दिया, 140 करोड़ के लोगों ने इस संविधान पे मोहर लगाई है, इंडिया गठबंधन पे मोहर लगाई है। अरे ये संविधान खोल के पढ़िए भुवन जी। अरे हम तो पढ़ते पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ते पढ़ाते हैं भैया, हमारा काम है, हम तो पढ़ते पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं ये नफरती एजेंडा बंद करिए। जो नफरती एजेंडा आप चलाना चाहते हैं देश और प्रदेश के लिए, उसे बंद करिए। देश में नफरत की दुकान को बंद करिए, देश में सौहार्द की बात करिए, देश में एक ही चश्मे से देखने का काम करिए। ये जो चश्मा आपने अलग अलग लगा रखा है उसको ठीक करिए। यही तो हम लोग कहते हैं, यही समाजवादी लोग कहते हैं। चश्मे को ठीक कर लीजिए आप, अभी भी मौका है, अभी तो चुनाव में परिणाम आया है। अभी चलिए भुवन जोशी जी, राकेश त्रिपाठी जी, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य और एजाजुर रहमान साहब भी जुड़े हुए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? देखिए, मेरा क्या मतलब है, आज की तारीख में बड़ा विचित्र स्थिति हो गई, हर कोई संविधान लेके घूम रहा है। अरे पढ़ तो लो पहले, उसको देख तो लो। आपके बगल में ही बैठे हैं वो, आपके बगल में ही बैठे हैं। पहले ये वास्तविक तोड़ना चाहिए कि किस कारण से कहां क्या बताया गया है। कहीं नहीं बताया गया। संविधान का मतलब जहां बताया गया है कि देश की सरकार चुनकर जो आई है, जो कार्य कर रही है, उसको बताइए ना। चंडीगढ़ वाला प्रकरण याद होगा ना आपको? कैसे सरकार ने चुना है, सरकार का विरोध मत करो। पूरे देश में बनाने को चले थे, संवैधानिक प्रक्रिया से चुनकर सरकार आई है, जो आपके लिए कार्य कर रही है। आपको वहां में बताने का करना चाह रहे हैं, संविधान को लेकर घूम रहे हैं, संविधान को लेकर। ये पूरा देश चंडीगढ़ बना देती। सम्मान तो कर लो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को चंडीगढ़ बताती, ये तो संविधान ने बचा दिया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया। कैसे चंडीगढ़ में जनतंत्र को लूटा, कैसे
कैसे जनतंत्र को लूटा, कैसे आपने लोकतंत्र को लूटा, कैसे लोकतंत्र की हत्या करी चंडीगढ़ में कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई इस देश ने देखा। ये भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई, ये संविधान था, ये देश का संविधान था, देश की सर्वोच्च न्यायालय था कि हमको न्याय मिल पाया। आप तो पूरे देश को चंडीगढ़ बना देते, पूरे देश को चंडीगढ़ बना देते अगर आप लोगों को जनाधार मिलता। इस देश के लोगों ने 140 करोड़ के लोगों ने संविधान को चुना है, उन्होंने संविधान को चुना है, उन्होंने नफरत की राजनीति को जवाब देने का काम करा है। निश्चित तौर पर आपको जो आपने जिस प्रकार से चलिए देखिए दानिश कुरैशी जी, लोकतंत्र की हत्या, आचार्य विक्रमादित्य जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जी जोशी जी, आराम से हमारे साथ दानिश कुरैशी जी भी जुड़े हुए। दानिश कुरैशी जी, आपको अच्छी लगती है तो मुझे मत बुलाया करे, मेहरबानी करके। ये अंग्रेजों की पेंशन पे पलने वाला चट्टा बट्टा ये किसी को कुछ भी बोलेगा और आप क्या बोला मैंने आपको? नहीं देखिए मैं बार दानिश कुरैशी जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, जी न्यूज बिल्कुल ये स्पष्ट कर देता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मर्यादित भाषा में डिबेट का हिस्सा बने, किसी भी गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। दानिश कुरैशी जी मुद्दे पर रहिए और जवाब दीजिए। नहीं विशाल भाई, ये बात आपकी गलत है। आप वो बोलते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते। और मैंने उनको रोका। अरे एक सेकंड दिखाओ तो सही। मैं संविधान शिरोधार्य कर रहा हूँ, मैं संविधान शिरोधार्य कर रहा हूँ, शिरोधार्य नहीं, आपके बगल में बैठे हैं वो। संविधान शिरोधार्य कर रहा हूँ, मैं संविधान लेकर शिरोधार्य कर रहा हूँ, संविधान छीन रहा हूँ, अपने शिरोधार्य कर रहा हूँ, नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। दानिश कुरैशी कर ले, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, संविधान को। दानिश कुरैशी यहाँ बैठकर आप संविधान की जय बोलते हैं। नहीं आपके साथ ही बैठे हैं। मैं तो संविधान को प्रणाम कर रहा हूँ, संविधान को नतमस्तक हूँ। दानिश कुरैशी से करवा दो जरा, दानिश कुरैशी से करवा दो। अरे संविधान को अरे हाँ इनको पता है। जोशी जी आप नहीं विक्रमादित्य जी आपके बगल में बैठे हैं। प्रोफेसर भुवन जी आपसे जबरदस्ती छीना गया है, ये अतिक्रमण है। एक कर चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है।